हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर था मेटल्स और नॉन मेटल्स। पार्ट फर्स्ट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? रिएक्टिविटी सीरीज़ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज़ एक बार और देख लीजिए कि क्या होता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं जितने भी ये मेटल्स हैं ऊपर वाले वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे नीचे वाले जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर आप बोल सकते हो एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है व्हाई द मेटल्स और द नॉन मेटल रिएक्ट। अब क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या चाहिए होती है? वैलेंसी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी चाहिए होती है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, नोबल गैसेस की क्या होती हैं? वो तो उनकी वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुल होते हैं, उनके शेल्स जो होते हैं वो फुल होते हैं। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स को या तो वो गेन करेंगे या फिर वो लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये चार्ट आपको पूरा बुक में दे रखा है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपको नोबल गैसेस दिख रही हैं, ठीक है, हीलियम दिख रहा है, तो उसका क्या है? लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, दो वैलेंसीज ही होती हैं उसकी। जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है वो उसका फुल है, तो उसको गेन या लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही नोबल गैसेस में क्या होता है? उनकी वैलेंसीज फुल होती हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं वैलेंसीज के बारे में। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंसी शेल एंड फॉर्म केटाइन। तो इसमें क्या होता है? अगर मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, अगर वो किसी को दे रहा है, तो उस पर क्या लगेगा? एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम ने क्या किया, सोडियम की वैलेंसीज क्या होती है? 2 8 1। अब लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो 8 का होता है, तो 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो उसे क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, लूज़ करना होगा। तो इसीलिए सोडियम के ऊपर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के वैलेंसीज होती है 2 8 2। तो 8 फुल होता है और जो 2 है उसे लूज़ करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो 2 लूज़ करेगा तो दैट इज़ Mg2+ लग जाएगा उसके आगे। ठीक है, 1 वाले में आपको 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 2 वाले में आपको 2+ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसने लूज़ करे हैं तो A3+। ठीक है, ऐसे लग जाएगा Al3+। ओके, तो हमने किसकी बात कर ली? सोडियम की बात कर ली, मैग्नीशियम की बात कर ली, एल्यूमिनियम की बात कर ली। Al होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से A लिख रखा है, तो यहाँ पे Al लगा लीजिएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे पोटेशियम की आप देख सकते हैं, लास्ट वैलेंसी जो है Mn वाले में इसकी 1 है, तो इसको भी क्या करना होगा? लूज़ करना होगा। तो इस पर K के पास क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। कैल्शियम की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कैल्शियम में भी क्या होता है? लास्ट हमें 2 दे रखा है वैलेंसी में, तो 2 जो है उसे लूज़ करना होगा, तो 2+ का साइन लग जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट जो है, अगर जो है नॉन मेटल्स गेन कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है? नॉन मेटल्स गेन करते हैं और मेटल्स जो हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, नॉन मेटल्स में अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में होता है 2 और 6 जो है आउटर मोस्ट शेल्स का 6 दे रखा है, तो दैट मीन्स इसको 2 की ज़रूरत होगी। 8 फुल हो जाएगा, अगर 8 होगा तभी वैलेंसी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके अंदर फुल हो जाएंगे, तो 2 की उसे ज़रूरत होगी, तो 2 की ज़रूरत होगी, गेन करेगा वो, तो इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव साइन लग जाएगा और 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में हमें दे रखा है 2 और 5, तो 5 में क्या हमें उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो N3 नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम चार्ट देख लेते हैं। नाइट्रोजन की बात कर ली, ऑक्सीजन की हमने बात कर ली। फ्लोरीन F, तो इसमें हमें दे रखा है 2 और 7, तो कितने की ज़रूरत है? 1 की ज़रूरत है, तो इस पर क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। फॉस्फोरस का 5 दे रखा है हमें, तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो माइनस का साइन लग जाएगा। सल्फ़र में हमें लास्ट दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 दे रखा है, तो कितने की ज़रूरत होगी? 2 की ज़रूरत होगी, तो इसके आगे 2 नेगेटिव का साइन लग जाएगा। क्लोरीन में हमें 7 दे रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स कितने हो गए? तो 1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा माइनस। ठीक है, Cl-। ओके, नेगेटिव साइन। तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है कि मेटल्स जो हैं वो गेन करते हैं और नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं? मेटल्स जो हैं वो लूज़ करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डज मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब दोनों को अगर एक साथ रिएक्ट करवाना हो तो वो हम कैसे कर पाएंगे?
अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल्स के साथ तो मेटल्स क्या करेगा, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। मैंने आपको अभी बताया मेटल्स हमेशा लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द मेटल्स और नॉन मेटल से। मेटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा नॉन मेटल को, और नॉन मेटल पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब भी ट्रांसफ़र होगा मेटल या नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेटल प्लस नॉन मेटल इज इक्वल्स टू आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, अब जैसे एक फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे रखा है ऐसा एग्जांपल कि सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम में क्या है, एक 1 इलेक्ट्रॉन उसे लूज़ करना है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, तो दैट मीन्स उसे एक गेन करना है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को। तो सेम क्या बनेगा, सोडियम जो है N+ का साइन लग जाएगा बिकॉज उसने क्या करा, लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन Cl पे नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि उसने क्या करा, गेन किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ओके, ये ट्रांसफ़र हमें क्लियर हो गया। अब आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ आयनिक कंपाउंड एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले उसका फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आयन्स के बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अगर उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। These compounds are generally brittle and break into the pieces when the pressure is applied. ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आयनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है, और सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, और इनसॉल्युबल जो होते हैं आयनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं, जैसे क्रोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती बिकॉज ये हार्ड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। बट अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन सा उसमें होती है, मोल्टन में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल पे। अब मेटल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के अंदर से मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट जो है वो मेटल का एक मेजर सोर्स है। ठीक है, अर्थ के अंदर से हमें क्या चीज़ मिलती है, मेटल मिलती है। कुछ जो होते हैं बहुत ईजिली हमें मिल जाते हैं अर्थ के नीचे से, ज़्यादा हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कुछ जो है बहुत ही डीपली अंदर होते हैं। ओके, तो मिनरल्स क्या होता है, एलिमेंट्स और द कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। अब जो नेचुरली जो है अर्थ के अंदर हमें मिलते हैं एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, उसे हम मिनरल्स कहते हैं, जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ओर्स की अगर हम बात करें, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब जिन मिनरल्स को मतलब अंदर से अर्थ में से निकालना प्रॉफिटेबल हो, उसको हम कहेंगे ओर्स। ठीक है, सी वाटर जो है क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट जो है वो सॉल्युबल होता है सी वाटर के अंदर। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें सॉल्ट जो है पानी के अंदर सी वाटर के अंदर मिक्स होती है, जब तो पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, एज अ मिनरल में आ जाते हैं। ओके, अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है गैंगाई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर मेरी गलत हो तो आई एम सॉरी, शायद मेरा दिमाग ही ख़राब है, तो आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, गैंग बोलो आप तो सीधा। ठीक है, और जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं किसके साथ साथ, जैसे अर्थ के अंदर से निकलेंगे तो उसके ऊपर सैंड भी होगी, उसके ऊपर चिपचिपा सा सॉइल भी होगा, तो अर्थ की कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो उसके ऊपर चिपकी रहेंगी, उसको हम कहेंगे गैंगाई। ठीक है, गैंग बोल सकते हो आप। ठीक है, तो गैंग उसको क्या करना पड़ता है, हमें ओर्स के ऊपर से रिमूव करना पड़ता है। जितने भी मिनरल जो प्रॉफिटेबल होते हैं जो हम अर्थ में से निकालते हैं ना, उस पे से हमें इन इम्प्योरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। मिट्टी वगैरह जो भी उसके ऊपर चिपकी हुई होती है ना, वो सब चीज़ें हमें क्या करनी होती है, रिमूव करनी पड़ जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं गैंग। अब टाइप्स ऑफ मेटल्स। अब कितने टाइप्स के मेटल अंदर से निकलते हैं, एक तो फ्री स्टेट में मेटल्स होते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होते हैं, जो कि बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉपर, मर्करी,
सिल्वर, गोल्ड। मेनली सिल्वर गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेट पे मौजूद होता है, प्योर स्टेट में होता है और बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, और एक कंबाइंड स्टेट में होते हैं जो कि नॉन मेटल जो हैं कंबाइन हो जाते हैं। मेटल्स जो हैं नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं वो, जैसे ये हमने ऊपर टेबल में पढ़ा है। ठीक है, अब ओर्स, एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वाई द ओर्स ऑफ मेटल्स आर फुल ऑफ ऑक्साइड, कि ऑक्सीजन के साथ जब ओर्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो और जो हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन क्यों होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ के हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ क्या है, हर जगह है, अबेंडेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल भी है, ठीक है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो हर चीज़ के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटल की बात कर ली, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। कुछ फ्री स्टेट में मेटल्स होते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसको हम डीपली पढ़ेंगे अब। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन इट्स रिएक्टिविटीज़। अब हम उन मेटल्स को निकालने के कौन कौन से तरीके होते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, उन प्रोसेसों की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मेटल्स जो है लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिविटी होती है, कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। 3 तरह के मेटल्स हो गए, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव। तीनों को हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओर्स को, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। ओर्स मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर मतलब उसको हम क्या, किस प्रोसेस से मेटल को हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज़ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है, ओर्स क्या है, एक इम्प्योर कंपाउंड होता है, ठीक है। उसमें से क्या करना होता है, हमें मेटल को निकालना होता है। तो एक इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का, जिसके अंदर बहुत सारे सैंड, रॉकी मटेरियल्स, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि ओर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम गैंग बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, तो हमें ओर्स के अंदर में से क्या निकालना होगा, उस इम्प्योरिटीज़ को हटा के, इम्प्योरिटीज़ हटा के मेटल को निकालना होगा बाहर। तो ये जो प्रोसेस होता है कि रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड द एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। इतना क्लियर है। ओर्स में से हमें क्या करना होगा, इम्प्योरिटीज़ को मेटल में से, मतलब मेटल को क्या करना होगा, ओर्स की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उन सबको रिमूव करना होगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स जो है फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ओर्स की या फिर गैंग की, उसके थ्रू हम उन्हें अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया कि हमें इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मैंने आपको अभी बताया है, लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही लाइन है जो अगर आप पूछा जाए तो आपको लिखनी ही लिखनी है। दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द ओर्स इन द एयर एट द हाई टेम्परेचर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओर्स को क्या कर सकते हैं, हम हवा में बहुत ज़्यादा हीट कर सकते हैं एट अ हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सिनेबार, सिनेबार क्या होता है, और होता है मरकरी का, ठीक है। क्या है, और होता है मरकरी का। जब इसको हम हवा में हीट करेंगे तो सबसे पहले ये एक मरकरिक ऑक्साइड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। मरकरिक ऑक्साइड से वो मरकरी को रिड्यूस कर देगा, तब हमारे पास एक मरकरी का मेटल निकल कर आएगा, जब उसमें से मरकरी ऑक्साइड हट जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, देखो मरकरी सल्फाइड है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करा तो क्या निकला, मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब मरकरी ऑक्साइड में से हमने क्या करा, ऑक्साइड को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया और मरकरी मेटल भी हमें मिल गया। ऑक्सीजन तो हर जगह है। तो इसमें क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट को, और को आप हीट करोगे तो उसमें से सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड निकलेगा, और मरकरिक ऑक्साइड से आप क्या कर सकते हो, मरकरी और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं इस तरीके से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ओर में से, ठीक है। ये तो बात हो गई लो रिएक्टिविटी की। अब हम बात करते हैं
मीडियम रिएक्टिविटी की। अब मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन से आ जाते हैं, आयरन, जिंक, लीड, कॉपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या तो सल्फाइड के थ्रू प्रेजेंट होंगे या कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, सल्फाइड का और एक कार्बोनेट का, कि हम कैसे उन्हें अलग कर सकते हैं ओर्स में से। तो सल्फाइड ओर जो होता है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसको एयर की प्रेजेंस में, एयर की एक्सेस प्रेजेंस में, एयर की क्या होनी चाहिए इसके अंदर, एक्सेस प्रेजेंस होनी चाहिए, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रोस्टिंग। ठीक है, जब हम सल्फ्रिक ओर्स को हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो उसको हम कहेंगे रोस्टिंग। एक तो ये प्रोसेस होता है सल्फाइड ओर्स को एज अ ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। सेकंड इज कार्बोनेट ओर्स जो होते हैं उसको हम ऑक्साइड में चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड एयर का हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, लिमिटेड एयर में हमें क्या होगा, उसे स्ट्रांगली हीट करना होगा, तो इस मेथड को हम कहेंगे कैल्सिनेशन मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मीडियम रिएक्टिव्स में दो मेथड हो गए, दैट इज सल्फ्रिक ओर्स वाला मेथड एंड कार्बोनेट ओर वाला। सल्फ्रिक में क्या होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो हम रोस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे, एंड कार्बोनेट में हम कैल्सिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। दोनों ही मेथड का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जिंक का हमें दे रखा है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एरो लगाना भूल गई हूँ मैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर, उसको हमें क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो दिस मेथड इज नोन एज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, जिंक कार्बोनेट में से हम क्या करेंगे, कार्बोनेट को अलग कर देंगे, जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, कार्बोनेट में से। ओके, तो इसे ही हम कहते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मेथड। ओके, तो अब इसमें मैंने एक चीज़ और लिख रखी है कि जब हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को या तो रोस्टिंग प्रोसेस होगा या कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था हमारी मीडियम रिएक्टिविटी की बात। अब इसके अंदर हमें एक और चीज़ है, अब मेटल ऑक्साइड को अगर हम मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का हमें यूज़ करना होगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब का हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो मेटल ऑक्साइड में हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तो हमें मेटल मिलेगा। अब तक हमने क्या बात करी थी कि हमने क्या करा था, जिंक कार्बोनेट में से हमने उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। ठीक है, ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया था। अब ऑक्साइड को हमें अलग करना होगा तो हमें क्या करना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ उसे रिएक्ट करवाया, देन हमारा जिंक जो है वो मेटल जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना होगा। पहले तो हम सल्फर डाई और कार्बोनेट को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, दोनों को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, देन एक रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम मेटल को अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज़ हाई रिएक्टिविटी। फर्स्ट में हमने क्या किया था, दैट इज़ लो वाले में हमने उसको बहुत ज़्यादा हीट किया था। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया था, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन मेथड का हमने यूज़ किया था और रिड्यूसिंग एजेंट्स का हमने यूज़ किया था। हाई रिएक्टिव मेटल्स में क्या करना होता है, इसमें हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रोलिस्टिक रिडक्शन का हमें यूज़ करना होगा फ्रॉम देयर मोल्टन स्टेट पे, वो सिर्फ मोल्टन स्टेट पे होगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम Na+, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ, हमें Na मिल गया, दैट इज़ सोडियम कैथोड। और एनोड पे क्या होगा, अगर हम कैल्शियम को करेंगे तो दैट इज़ Cl2 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का अलग हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ेंगे बाद में। ओके, आप बुक में एक्टिविटी देख सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अब हम बात करेंगे, देखो हमने किस किस की बात कर ली, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात कर ली, ओर्स की बात कर ली। ओके, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल की हमने बात कर ली। अब थर्ड प्रोसेस है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, has been purifying or remove the impurities that has been extracted from its ore is called the refining of metals. अब इसको जो है प्योरीफाई करना, उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये समझते हैं हम इस प्रोसेस में आखिर होता क्या है। ठीक है, जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एनोड वाले में आ जाता है, और स्ट्रिप जो होता है प्योर मेटल्स का वो हो जाता है कैथोड वाले में। ठीक है, एनोड और कैथोड आपको पता चल गया होगा। जैसे एनोड और कैथोड की हमने बात करी ना, कैनोड और एथोड, एथोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, तो एक हो गया कैथोड, एक हो गया एनोड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उस सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन में हम इसको डालेंगे वो एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा जो कि होगा इलेक्ट्रोलिस्ट। ठीक है, फिर जब हम उसको ऑन करेंगे तो हम देखेंगे इम्प्योर मेटल जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, उस सॉल्यूशन में क्या हो गया, डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। ठीक है, जो भी इम्प्योर मेटल होगा, जैसे इसके अंदर इम्प्योर मेटल है तो वो क्या होगा, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज़ वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। यही आपको एक्टिविटी में भी दे रखा है कि वो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो प्योर मेटल और इन नॉन प्योर मेटल क्या होंगे, नॉन प्योर मेटल जो होगा, इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी या फिर वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। ठीक है, सेटल डाउन मेथड को क्या कहता है, एनोड मड। ठीक है, एनोड का जो इम्प्योरिटीज़ वाला है वो उसे एनोड मड कहते हैं। ठीक है, ये तक क्लियर है। तो ये हमारे तीनों प्रोसेसेस की बात हो गई। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, मेटल्स को स्लोली जो गैसेस के कांटेक्ट में जो मेटल आ जाता है या फिर वाटर वेपर के उसमें मेटल मतलब आ जाता है कांटेक्ट में, तो स्लोली क्या करता है वो मेटल खाने लग जाता है उसको। अगर वो एयर या फिर मतलब किसी गैस के कांटेक्ट में या किसी वाटर वेपर के कांटेक्ट में आ जाता है एटमॉस्फेयर से। जैसे अगर आप किसी भी स्टील की चीज़ पे क्या करोगे, पानी की बूंदें छोड़ दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है, कोरिजन हो रहा है। ठीक है, आयरन जो है अगर वो मॉस्ट थोड़ा सा भी उस पर पानी रह गया तो धीरे धीरे उस पर क्या लग जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के थ्रू गैसेस या फिर वाटर वेपर्स वगैरह हो जाए तो मेटल्स को वो स्लोली खा जाता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ ना कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें फॉर्म होने, जैसे ऑक्साइड, सल्फर, कार्बोनेट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, उसके ऊपर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिल्वर जो है वो ब्लैक पड़ जाता है कुछ टाइम बाद अगर उसे एयर में रखो। जैसे हमारी पायल है, सिल्वर है वो, ठीक है, चांदी की है, सिल्वर है वो, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, हमारी पायलें काली होने लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, एयर के कांटेक्ट में आके वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है जब हम सादा उसको पहन लेते हैं। ठीक है, कॉपर रिएक्ट विद अ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूट्स इज शाइनी ब्राउन सर्फेस एंड गेन अ ग्रीन कोट। अब कॉपर क्या होता है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है एयर में जो प्रेजेंट होता है उस पर उसके शाइनी सर्फेस को लूज कर देता है, उस पर ग्रीन सी कोटिंग सी बन जाती है। तो वो ग्रीन कोटिंग क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन सब्सटेंस जो होता है वो। ठीक, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, कोरिजन हो रहा है। आयरन की भी वही बात है, लॉन्ग टाइम तक उसके ऊपर एक ब्राउन सी फ्लिकी सब्सटेंस है जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये था कोरिजन। अब कोरिजन को हम कैसे कैसे रोक सकते हैं, आप मेटल पे या तो पेंट कर सकते हो, उस पर पेंटिंग कर दो तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसी वाटर वेपर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। उस पर ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग कर दो उसकी सरफेस पे। नेक्स्ट इज गैल्वेनिशिंग। तो ये मेथड क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करता है स्टील या फिर आयरन को रस्टिंग से। ठीक है, इसी के बताया थिन लेयर ऑफ जिंक या आप उसके ऊपर बना दो, तो अगर जिंक की कोटिंग जो है वो भी ब्रोक हो जाती है तो भी वो प्रोटेक्ट करता है। तो इस मेथड को हम वेलिशिंग कहते हैं कि स्टील या फिर आयरन पे क्या कर दो, आप जिंक की एक थिन सी लेयर बना दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड इज होता है कि एलॉइंग। एलॉइंग एक हामोजेनस मिक्सचर होता है, तो डेफिनेशन हो जाती है ना, हामोजेनस मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो जाता है एलॉइंग। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कोरिजन से। ठीक है, इम्प्रूव करता है मेटल की प्योरिटीज़। जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन द आयरन इज मिक्सड विद निकल, अगर आयरन को आप निकल के साथ मिक्स कर दो या फिर क्रोमियम के साथ मिक्स कर दो तो हमें एक स्टेनलेस स्टील मिलता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है और वो उस पर कभी भी जंग वगैरह नहीं लगता है, रस्टिंग कभी भी नहीं होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इससे आपको क्लियर होगा कि एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को रिएक्ट करवा दो, मिक्स कर दो उनको। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी यही होती है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है प्योर सब्सटेंसेस के कंपैरिजन, और इलेक्ट्रिकली
कंडक्टेड, ये सब चीज़ें बहुत लो होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपर और जिंक का मिक्सचर करते हो तो एक ब्रास बनता है और ब्रॉन्ज कब बनता है, अगर आप कॉपर और टिन का मिक्सचर करते हो। तो ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये कुछ मेथड्स थे किसके, प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन के। ओके, नेक्स्ट आपको एक लाइन गिवन थी बुक में, दैट इज़ प्योर गोल्ड के बारे में। नॉर्मली अदर स्टेट्स में क्या होता है, हमें 24 कैरेट गोल्ड मिलता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल नहीं होता है सॉफ्टनेस की वजह से, ठीक है। या तो उसको हमें कॉपर या फिर सिल्वर के साथ उसे मिक्स करना होगा, अलॉयड करना होगा जिससे वो हार्ड हो सके। इंडिया में हमें 22 कैरेट गोल्ड मिलता है जो ज्वेलरी के लिए बिल्कुल सुटेबल होता है, ठीक है, जो कि हम कॉपर या फिर सिल्वर 2 पार्ट्स के साथ क्या करते हैं, हम उसे मिक्स करते हैं, ठीक है। कितना क्लियर है। तो प्योर गोल्ड की एक छोटी सी बात हमें दे रखी थी एग्जाम्स के लिए, एक लाइन ज़रूरी है एनसीईआरटी की, मैंने इसीलिए ये वाला पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये पूरी ही पीडीएफ मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो thank you so much for watching. Please like, subscribe and share my video with your friends. And PDF आपको मिल ही जाएगी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, सब पे आप जाके मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।